नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमा टाइम्स बिहार और जीके एंड जीएस वर्ल्ड। मैं अब निकला हूं चुनावी चर्चा में। बिहार की राजनीति अपने चरम पर है। चुनाव होने हैं। कई समस्याएं, कई ऐसे सवाल हैं जो जन्म ले रही हैं और लोगों के दिमाग में ये कौंध रही है। जाहिर सी बात है कि उसका जवाब कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश जारी है। आज मैं पहुंचा हूं आर्थिक मामलों के जानकार और राजनीतिक मामलों के जानकार कुमार सौरभ सिंह जी से। आइए जानने की यह कोशिश करते हैं कि जो भी मुद्दे जन्म ले रहे हैं, जो भी समस्याएं जन्म ले रही हैं, जो भी सवाल लोगों के दिलो दिमाग पर आ रहे हैं, वो कैसे दूर होंगे। क्योंकि यह सही कहा जाता है कि राजनीति में मुद्दे कभी भी मरते नहीं हैं, सवालें कभी भी मरती नहीं हैं। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कुमार सौरभ सिंह जी से कि अन्य राज्यों से कहाँ और क्यों पिछड़ गया है बिहार। सबको मेरा नमस्कार और एमा के दर्शकों को विशेष रूप से आभार और आपको मेरी ओर से अभिनंदन है कि आपने बिहार के सबसे सुलगते हुए मुद्दे को, जो मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनने वाला है, उसको सबसे पहले जनता के समक्ष हमारे माध्यम से लाने का प्रयास किया है। देखिए, मैं सीधे इस विषय पर आता हूँ कि 15 साल बनाम 15 साल ये एक राजनैतिक विषय है, लेकिन इसके साथ साथ 15 साल प्लस 15 साल ये मैं इसे एक सामाजिक या जनता से जुड़े विषय के रूप में देखता हूँ। क्योंकि चर्चा सिर्फ 15 साल बनाम 15 साल की करेंगे तो इसमें विपक्ष कहीं नहीं टिकता है। कारण उसके हम सब जानते हैं। चाहे 90 के दशक से लेकर 2005 तक का जो समय रहा है सत्ता में, वो बिहार के लिए एक कलंक का समय रहा है। और फिर 2005 से लेकर 2020 में जो 5 वर्ष है और बाद के जो 10 वर्ष हैं, उसकी विवेचना अपने अपने ढंग से हम कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा 15 साल, जो पहला 15 साल है बनाम दूसरा 15 साल, इसमें कहीं कोई तुलना की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस 15 साल बनाम 15 साल को 15 साल प्लस 15 साल के चर्चा के रूप में हमको डिस्कस करने। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, 1980 में एक भारत के बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बीमारू नाम के शब्द की रचना की थी। अब बीमारू क्या था? बीमारू में BIMARU ये उसका कीवर्ड्स था। BI से बिहार था, MA से मध्य प्रदेश था, R से राजस्थान था और UP से था, बीमारू। अब आज उस समय 90 के दशक से लेकर और जब हम 2020 में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो बीच में इस बीमारू में उड़ीसा तक जैसे राज्य भी सम्मिलित हुए। लेकिन अगर 1990 से लेकर 2020 में जब हम इसकी चर्चा करें, तो आज बीमारू में सिर्फ और सिर्फ बिहार रह गया है। मध्य प्रदेश उसमें से निकल चुका है, राजस्थान निकल चुका है और यूपी बड़ी तेजी से निकलने का प्रयास कर रहा है, और हम कह सकते हैं आज की स्थिति में कि निकल चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार बीमारू था, बीमारू है, और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हमें आदत लग गई है कि ये बीमारू ही रहेगा। अब आंकड़े की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं। 1990 जब 30 वर्ष 15 साल बनाम 15 साल की आप बात करते हैं, तो 1990 भारत के इतिहास में सभी राज्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इसलिए कि भारत मैं कहूँगा लाल फीताशाही के चंगुल से निकलकर और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्लच से निकलकर ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा था। और देश के लगभग सभी राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या कर्नाटका हो या तमिलनाडु हो, आप उस समय की जीडीपी का नंबर उठाइए। अगर उस समय की जीडीपी का नंबर उठाएंगे, 1990 का नंबर उठाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों में नहीं दिखेगा। आज की स्थिति क्या है? हम ग्लोबलाइजेशन का कोई भी लाभ 1990 में जो देश के बाकी राज्यों को मिला, उस ग्लोबलाइजेशन का लाभ, जहां नई नई फैक्ट्रियां आई, जहां नए नए कंपनियां आए, आईटी कंपनीज आई, सॉफ्टवेयर का एक बूम चला, हम आखिर क्यों पिछड़ गए? आखिर हम क्यों पीछे रह गए? इसका
जवाब आपके 15 साल बनाम 15 साल में है कि जब देश के अन्य राज्य आईटी सेक्टर की ओर देख रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग की ओर देख रहे थे, शिक्षा में उन्नत चीज़ों की ओर देख रहे थे, कृषि की उन्नति की ओर देख रहे थे, तब बिहार लूट, अपराध और जंगल राज का पर्याय बना हुआ था। तो हम ये स्वाभाविक रूप से है और राजनीतिक रूप से भी ये प्रश्न तो है कि 15 साल बनाम 15 साल की कोई तुलना नहीं है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? अब उस 15 साल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाकी के राज्य बैठे नहीं हैं, बाकी के राज्य आप ग्रो कर रहे हैं। जैसे बार बार नीतीश जी कहते हैं कि बिहार को देखिए 15 साल पहले कहाँ था, तो आपको उसी समय ये भी देखना होगा कि उस 15 साल पहले जो बाकी के 10 टॉप राज्य हैं, आप टॉप 5 राज्य की बात कर लें, तो वो टॉप 5 राज्य 2005 में कहाँ थे और 2020 में कहाँ हैं, और उसकी तुलना में बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ है। मैं आपको एक सिंपल सा नंबर देता हूँ कि 2005 का आप जीडीपी का नंबर ले लीजिए टॉप 5 स्टेट्स का, और उस समय के बिहार का ले लीजिए, और अभी 2020 में इंडिया में जो सबसे बड़ा जीडीपी है वो है, भारत के अंदर जो सबसे बड़ी जीडीपी है जिस राज्य की, वो महाराष्ट्र है। वो कितना है? लगभग 29 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जो 22 लाख करोड़ की जिसकी जीडीपी है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक और गुजरात हैं जो लगभग 17 से 18 लाख करोड़ की जीडीपी है। और इसकी तुलना में बिहार कहाँ खड़ा है? बिहार 5.5 से 5.5 6 लाख करोड़ की जीडीपी पे हम खड़े हैं। अब दो चीजें हैं इसमें भी देखने की बात है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब की जनसंख्या, मध्य प्रदेश, इन सब की जनसंख्या हमारे समकक्ष है, लेकिन हमारा जीडीपी इनसे ऑलमोस्ट 1/6 है या 1/4 है। वो 30 लाख करोड़ बनाम 5 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ बनाम 5 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ बनाम 5 लाख करोड़, और हमारे पास जनसंख्या उतनी ही ज्यादा है। तो हमको सिर्फ अपने आप से तुलना करने से नहीं होगा, हमको अपने जो समकक्ष राज्य हैं वो कहाँ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप फिर से आज से 5 साल बाद हम चर्चा कर रहे होंगे तो महाराष्ट्र 40 लाख करोड़ के जीडीपी पर खड़ा होगा और हम तब भी 6-6.5 लाख करोड़ की जीडीपी पे खड़े होंगे। तमिलनाडु हो सकता है 30 लाख करोड़ की जीडीपी पे हो और हम 6.5 और 7 लाख करोड़ की जीडीपी। तो ये तुलना कहीं से सही नहीं है, और ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बनाना होगा कि भाई हम विकास कर रहे हैं लेकिन वो विकास काफी नहीं है। हमारे जो मूलभूत ढांचे हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो काफी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी तुलना जापान या किसी अन्य देश से करें, लेकिन राज्य के अन्य राज्यों से तो तुलना हम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 15 साल बनाम 15 साल से ज्यादा 30 साल में बिहार कहां पहुंचा है और आगे के 10 साल में कहां पहुंचने वाला है, उस पर आई थिंक अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा कि आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं, अब चुनाव का माहौल है, जाहिर सी बात है कि कई समस्याएं उठकर सामने आती हैं। पेयजल समस्या आएगी, शिक्षा की व्यवस्था आएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था आएगी। बिहार में सबसे बड़ी ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी नज़र में है कि वो वाकई समस्या है, उसका समाधान जरूरी है? देखिए, समस्याओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग से 1.5-2 घंटे का समय निकालना होगा जब आप एक एक समस्या पर बात करें, क्योंकि आप जिधर देखेंगे दुर्भाग्य से समस्या ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुए हैं और ऐसा नहीं है कि चीज़ों का समाधान नहीं हुआ है। जैसे मूलभूत सुविधाओं में 2 क्षेत्र मेरे हिसाब से जिसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ है। पहला सड़क जो है, और इसमें सिर्फ राज्य की भूमिका नहीं है। अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या यूपीए में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत अच्छा कार्य हुआ था। हमारे बीच जो है अब दिवंगत रघुवंश बाबू नहीं हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उनका कार्य सर्वोत्तम रहा है। बाद में अटल जी की सरकार ने बहुत तेज़ी से ये कार्य किया और उसका फ़ायदा बिहार को मिला। चूँकि बिहार को इसलिए फ़ायदा मिला इसलिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा गैप था। अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत वैसी नहीं थी जैसी उस समय मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में थी। तो इन 3 राज्यों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला। तो सिर्फ ये कहना कि
राज्य की इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी है, ऐसा नहीं है। दूसरा, बिजली के मामले में बिहार ने काफ़ी अच्छा किया है। तीसरा, कानून व्यवस्था में भी मैं अगर तुलना करता हूँ आज के 15 वर्ष पहले की, तो मैं पूरे नंबर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अपराध के भी मामले बढ़े हैं बिहार में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा संतोषजनक है। अब इसके अलावा मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है, वो आप सिर्फ और सिर्फ एक समस्या है, अगर आप उसे दूर कर लें, आपकी सारी समस्याएं उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। वो है पलायन और पलायन से जुड़ा रोजगार। ठीक है, बिहार में आज ऐसी स्थिति है कि आप एक नंबर अगर आप ध्यान दें तो देश में बेरोजगारी की औसत इस समय लगभग 23% है, लेकिन बिहार में 46.7% है, ऑलमोस्ट दुगना। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आज आपको शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य या अपने जीवन की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए पलायन आपकी मजबूरी बन गई है। हो सकता है आपको दिल्ली ना जाना पड़े, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको उत्तर प्रदेश जाना पड़े, यही बगल में बनारस है। आपको हो सकता है कि पटना ना जाना पड़े, आप प्रेफर करेंगे कि हम रांची चले जाएं। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक छोटी सी नौकरी के लिए 10,000 और 20,000 की नौकरी के लिए भी मुझे लगता है कि 70 से 80% आबादी, विशेष रूप से दक्षिण बिहार में आप देखेंगे कि वो देश के विभिन्न कोनों में, आप लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं, बिहार के लोग ही वहाँ जो है वो ऑड जॉब्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर बहुत वाइट कॉलर जॉब है उनका, वो ऑड जॉब्स कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह वहाँ पर 10,000 12,000 से ज़्यादा की नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी एक प्रोसेस के तहत, एक योजना के तहत, जैसे आप पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी, मुझे लगता है कि ये 1 वर्षीय योजना बनानी होगी बिहार की सरकार को कि हम नए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करें और पलायन को कैसे रोकें। क्योंकि अगर पलायन रुकेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था में वो जो वृद्धि जो आप ढूंढ रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से दूसरे राज्यों की तुलना में बढ़ेगी। इस पर विस्तार से आई थिंक अभी बहुत चर्चा होनी है, लेकिन मुझे लगता है कि पलायन और पलायन से जुड़ा रोजगार, ये बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। बात चल रही है जब चुनाव की, तो यहाँ शिक्षा की भी बात आती है, शिक्षा के स्तर की बात आती है। कई समस्याएं शिक्षा से भी जुड़ कर आई हैं। लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही है। जब हम शिक्षित नहीं रहेंगे, जब हम अपने आप से खुद में तैयार नहीं रहेंगे, हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी, तो लोकल फॉर वोकल का जो ये नारा लगाया जा रहा है तो सार्थक लगता नहीं है। तो शिक्षा का स्तर क्या है और इसके समाधान आपके नज़र में क्या होने चाहिए? देखिए, चूँकि शिक्षा के विषय में आपने लोकल फॉर वोकल को लाया है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। और मुझे नहीं पता कि कितने हमारे जो दर्शक हैं जो अभी सुन रहे हैं, इनमें से कितने लोगों को पता है कि पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा किसी सिटी का जो आय है, एक सिटी में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम है, आपको क्या लगता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा है? वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में नहीं है, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में नहीं है, वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में नहीं है, वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में नहीं है। वो एक पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो आय है गुजरात के एक छोटा सा जगह है, पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं, मोरबी। अगर आप मोरबी मॉडल को देखें तो चूंकि आपने वोकल फॉर लोकल की बात की, इसलिए मैं इस विषय को ला रहा हूँ। तो मोरबी में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ इस पर कई थीसिस हुए हैं, इवन हार्वर्ड में इस पर रिसर्च हुए, कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं और मोरबी मॉडल को समझने की कोशिश की गई है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि शिक्षा ही एक पैमाना है, चूँकि मोरबी के लगभग 95% जो उद्यमी हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है। आपको मैक्सिमम +2 और ग्रेजुएशन और शायद उससे नीचे ही मिलेंगे। देखिए, शिक्षा का जो स्तर है वो क्या होना चाहिए, शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षा नीड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हर वर्ष आप सिर्फ युवाओं या छात्रों को अगर डिग्रियां देते रहेंगे और हम ये नहीं देखेंगे कि उन डिग्रियों से लिंक्ड रोजगार कहाँ है, तो मेरे ख्याल से ये समाधान, इस शिक्षा का कोई आगे प्रारूप बनने वाला नहीं है। दूसरा, आपने शिक्षा बहुत सबसे महत्वपूर्ण कैटलिस्ट होता है किसी भी सोशल या इकोनॉमिक चेंज का। अब बिहार में शिक्षा की स्थिति की बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो नियमित हैं,
जो नियमित शिक्षक हैं उनमें लगभग 37% का गैप है। प्राथमिक, मध्य और उच्च तीनों के लेवल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो अगर आपको 100 शिक्षकों की जरूरत है तो आपके पास मात्र 73 शिक्षक हैं वहां। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अनियमित, जिनको हम एडहॉक कहते हैं, वहां पर यह गैप 77% है। मतलब अगर 100 टीचर्स की जरूरत है तो आपके पास आप जोड़ सकते हैं मात्र 23 शिक्षक से आप काम चला रहे हैं। अब अगर इतना बड़ा गैप आपके शिक्षा में, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उनमें है, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि हम शिक्षा को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षा, और खासकर अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आया है, अगर फिर से बिहार को इसका पूरा फायदा लेना है, इस चेंज का फायदा लेना है, तो हर हाल में बिहार को इस गैप को फिल करना होगा ताकि बिहार एक नए तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये भी एक नीड ऑफ द आवर है। नीड ऑफ द आवर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ, आप इसकी बात करें, कई तरीके की अपनी अपनी राजनीति है, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चुनाव का समय है, इसमें बहुत तरीके के लोक लुभावने चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं या बताया जा रहा है कि ये प्रारंभ हो गया। लेकिन क्या हम पूरी ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रखकर क्या ये कह सकते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद 70-75 वर्षों के बाद अपने जिला मुख्यालय में, आप प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर की तो खैर बात छोड़ दीजिए, बिहार में अपने जिला के स्तर पर क्या शाम के 6 बजे के बाद, मैं आपसे एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक आम आदमी के तौर पर पूछता हूं कि क्या शाम के 5-6 बजे के बाद एक एक्सरे की फैसिलिटी है क्या हमारे इस मॉडल सदर अस्पताल में? आप ICU और बाकी की चीज़ें तो भूल जाइए, आपको एक MRI स्कैन करना है तो आपको या तो पटना जाना होगा या बनारस जाना होगा या कहीं और बड़े शहर जाना होगा। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको मूलभूत जो बेसिक फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है। और क्या ये इतना मुश्किल है कि बिहार के 38 ज़िले में अगर हम ये ठान लें कि हम 38 महीने में एक जो हमारा मॉडल सदर अस्पताल है उसको हम चौक चौबंद करें, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसका पूरा का पूरा ख्याल रखें। और आप अगर गौर से देखें तो आज हमारे खर्चे कम नहीं हैं। हम शिक्षा पर, रोजगार पर, कृषि पर या स्वास्थ्य पर, ऐसा नहीं है कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन है वो कम है, बाकी राज्यों की तुलना में वो उतना ही है। प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जहाँ पहुँचना चाहिए, जैसे पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रहा है। और इसका कारण, इसी के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि आज जिले के स्तर पर जहां 20 लाख लोगों पर लगभग एक अस्पताल है, वो मॉडल कहना उसको, मुझे लगता है कि ये ज्यादती होगी लोगों के साथ, क्योंकि साधारणतः OPD नहीं चलते, गायनोकोलॉजिस्ट वहां नहीं होते हैं, पीडियाट्रिशियन नहीं होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, वहां पर ICU हैं, सारे सामान हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि ICU के सामान 3 साल पहले आ गए हैं। और मुझे अभी अभी बताया गया है, मेरी बात हो रही थी यहाँ सिविल सर्जन से, तो उन्होंने कहा कि उस समय तो हम खर्च कर ही चुके थे, अब इस ICU को चलाने के लिए हमको 20-25 लाख रुपए की अलग से जरूरत पड़ेगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि देखिए, ये डबल स्पेंडिंग हुआ कि एक समय हम ICU का सामान खरीद रहे हैं और फिर 1.5 साल 2 साल के बाद हमारे नकारात्मक रवैये के कारण अब उस ICU को चलाने के लिए फिर से हमको 20 लाख 25 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा। अब वो एलोकेशन कब आएगा, कब चालू होगा, ये टालने वाला रवैया है। अगर आपको चीज़ों को दुरुस्त करना है तो इसको एक वॉर फुटिंग लेवल पर लेना होगा। आपको हर महीने में राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको टारगेट करना होगा कि हम इस महीने में इस सदर अस्पताल को दुरुस्त कर देंगे, हम वहाँ औचक निरीक्षण करेंगे, कोई भी अनियमितता पाई जाती है वो सीधे बर्खास्त होंगे। जीरो टॉलरेंस जो नेग्लिजेंस है उसके लिए। बिहार के भविष्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य बहुत ही सुनहरा है अगर हम कुछ एक चीज़ों पर फोकस कर लें। हम लोगों ने इससे पहले शिक्षा की बात की, आप याद करिए, मैं
आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के 5000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले हमारे जितने भी सिविलाइजेशंस रहे हैं उनमें शिक्षा का केंद्र कहीं ना कहीं बिहार रहा है। आप नालंदा की बात कर ले या जितने भी बड़े चिंतक हुए हैं, बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं बिहार से संबंध रहा है। मुझे लगता है कि शिक्षा बिहार का पहला सबसे बड़ा उद्योग या सबसे बड़ा इंडस्ट्री के रूप में आ सकता है। और ये 1990 से लेकर 2005-2010 तक था। ऐसा मुझे नहीं पता है क्या हुआ। आप आज देखिए, पूरे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का एक मैं कहूँगा अर्थव्यवस्था उससे जुड़ा हुआ है। आप कोटा चले जाएं, देश का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अब बन चुका है मेडिकल, इंजीनियरिंग और बाकी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। इसका केंद्र इससे पहले कहाँ हुआ करता था? इसका केंद्र इससे पहले पटना हुआ करता था। मेडिकल इंजीनियरिंग ही नहीं, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली से लोग पटना आया करते थे। और मुझे याद है कि लगभग 10 लाख छात्र किसी भी समय आपको पटना में मिलते। आज ऐसी स्थिति है कि कोटा में लगभग 90 से 95% जो वहाँ शिक्षण संस्थान हैं वो भी बिहार के लोग हैं, जिनका है वो भी बिहार के लोग हैं। जो वहाँ पढ़ा रहे हैं 95% वो भी बिहार के हैं। जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी 80 से 90% बिहार के बच्चे हैं। अब आप इसको क्यूमुलेट कर लीजिए, उनके हॉस्टल का खर्च, उनकी किताबों का खर्च, उनके रहने का खर्च, उनके बाकी के चीज़ों के खर्च को अगर आप सिर्फ क्वांटिफाई कर लीजिए तो ये अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस 5.5 लाख करोड़ के जीडीपी की हम बात कर रहे थे, सिर्फ ये हम वापस इसको अपनी जगह पर ले आएं तो हमको लगता है ऐसा कि अगले आने वाले 3 से 4-5 वर्षों में हम वैसे ही अपनी जीडीपी को दुगना कर सकते हैं। दूसरा, बिहार में पर्यटन मुझे लगता है कि इसको कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आज मैं न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी या इंग्लैंड या फ्रांस के किसी भी कोने में बैठा हूं और मुझे अपने पितरों का पिंड देना है, अभी हम पितृपक्ष में बैठकर ये बात कर रहे हैं, हमको देश का कौन सा भाग है जहां हमको आना पड़ेगा? वो हमारे बगल में गया है, औरंगाबाद है, गया है। और आप देखिए कि वो गया आज जब स्वच्छता का जो रैंकिंग आया है, वो बिहार का वन ऑफ द वर्स्ट सिटी, देश का वन ऑफ द सबसे गंदा शहर में पटना और गया आ रहे हैं, औरंगाबाद भी उसमें शामिल है। तो हम चीज़ों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। क्या गया में वो सारी मूलभूत सुविधाएं उन लोगों के लिए प्रदान कराई गई हैं जो गया में पिंडदान करने के लिए अमेरिका से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, या दिल्ली से आ रहे हैं, या पंजाब से आ रहे हैं, या मुंबई से आ रहे हैं? क्या हमने तिरुपति और बाकी के जो मीनाक्षी टेम्पल या बाकी के जो हरिद्वार और बाकी के जो पर्यटन स्थल है वहाँ जैसी सुविधाएं हैं, क्या हमने वो कोशिश की है प्रदान करने की? पर्यटन आप नॉर्थ बिहार से लेकर साउथ बिहार तक आप चले जाएं, आपके पास एक से एक ऐसे जगह हैं जिनका अगर सिर्फ समुचित विकास और वहाँ पर सुविधाओं को दी जाएं तो बिहार की अर्थव्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि हम जहाँ बैठे हैं, आप इसी का एग्जाम्पल लें, औरंगाबाद में 2016 में क्रिसिल का एक रिपोर्ट आया था और क्रिसिल ने बिहार के 38 जिले का एक सर्वेक्षण किया था और उस 38 जिले में ये बताया था कि औरंगाबाद जो है वो आने वाले 10 वर्षों में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। और आप देखिए क्यों बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कनेक्टिविटी थ्रू रोड, कनेक्टिविटी थ्रू पोर्ट्स, कनेक्टिविटी थ्रू एयर। नाउ अगर औरंगाबाद की बात करें तो 6 लेन से बाई रोड जुड़ा हुआ है। अगर आप बात करें तो जितने भी आप इंडस्ट्री लगाते हैं उसके लिए जो कच्चे माल आपको चाहिए, कोयला चाहिए, बाकी की चीज़ें चाहिए, वो गया के पास वो सुविधा नहीं है क्योंकि 6 लेन से वो कट गया। लेकिन औरंगाबाद अपने जगह पर है जहाँ सीधे आप कनेक्टेड हैं। 400-450 किलोमीटर की दूरी पर आपके पास पोर्ट है। इनफैक्ट रिवर फ्रंट कनेक्ट हो जाएगा तो पटना 120-130 किलोमीटर पर आपके पास पटना में भी वो सुविधाएं होंगी कि वहाँ से चीज़ों को उठाकर आप नियरेस्ट पोर्ट तक ले जा सकते हैं। जरूरी है इच्छा शक्ति का। मुझे नहीं याद है कि 2005 से लेकर मैं 1990 से 2005 में जाना भी नहीं चाहता हूँ, वो दौर ही अलग था। लेकिन अभी की जो सरकार है और आने वाले समय में जो स्थितियाँ बन रही है उसमें अगर एनडीए सरकार की पुनरावृत्ति होती है तो मैं
सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप प्रयास करिए। आपने प्रयास करना छोड़ दिया है बिहार को बदलने का। इसका एक कारण है 2005 से 2020 तक की अगर आप बात करें तो मैंने नहीं देखा है कि बिहार में एक भी इन्वेस्टर समिट हुआ हो जहां आप देश और विदेश के उद्यमियों को बुला रहे हो। अभी हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग आया है, वन ऑफ द वर्स्ट, 26th नंबर है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कोई अगर नया व्यक्ति आकर हमारे यहाँ व्यापार लगाना चाहता है तो उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसमें हमारा रैंकिंग 26 है। बगल का स्टेट है झारखंड, छोटा सा बना हुआ 15 साल पहले का स्टेट है झारखंड, उसका रैंकिंग 3रा नंबर और 4था नंबर है, हमारा रैंकिंग 26वां नंबर है। हम कहीं ना कहीं पुनरावलोकन की ज़रूरत है, हमको कहीं ना कहीं चीज़ों में वापस जाकर उसको बड़ी ईमानदारी से इस बात की तलाश करने की ज़रूरत है कि हम बिहार को कैसे बदल सकते हैं। आप लोगों को बुलाएं तो सही, आप उनके लिए पहले एक जोन क्रिएट करें जहां उनके लिए लैंड हो, आप अप्रूवल दें, आप उनको 10 साल का टैक्स हेवन दें कि आप आइए और हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। मैं आपको एक एग्जांपल और देकर इस बात को समझाना चाहता हूं कि अभी चीन से हजारों कंपनीज हैं जो मूव हो रही हैं दूसरे देशों में। कोरोना और कोविड के संकट के बाद चीन से हजारों कंपनियां दूसरे देशों में, और उसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत को हो रहा है। इनफैक्ट जापान की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जापान की कोई भी कंपनी अगर चीन से अपना उद्यम या जो इंडस्ट्री हटाकर भारत में लगाती है तो जापान की सरकार उसको सब्सिडी देगी। क्या हमने एक बार भी प्रयास किया कि जापानीज कंपनी जो है वो भारत आए और भारत में आने के बाद बिहार आए, और बिहार आए तो जापान की कंपनी को जो जापानीज सरकार सब्सिडी दे रही है, थोड़ा सब्सिडी हम अपनी ओर से भी दें। हम उनको प्रोत्साहित करें कि भाई अगले 10 वर्ष तक आप आइए, हम आपसे टैक्स में ये छूट देने वाले हैं, हम आपको ये सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं, ये आपके लिए लैंड हमने पहले से बना कर रखा है। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उद्योग है वो है कृषि। अब कृषि में जो चीज़ें आज के 50 साल पहले हो रही थी वही चीज़ें आज भी हो रही हैं। आप कहने और सुनने के लिए ऑर्गेनिक खेती कहीं पर 1-2-4 एकड़ में कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उससे कुछ होने वाला है। कृषि को एक उद्योग का दर्जा देना होगा। कृषि को जब तक आप उद्योग का दर्जा बिहार में नहीं देंगे, मुझे लगता है कि हम सिर्फ बातें करेंगे। अगले 10 साल बाद भी जब हम बात कर रहे होंगे कि 10-15 साल बनाम 10 साल, मुझे लगता है हम इन्हीं आंकड़ों पर घूम रहे होंगे। एक नए बिहार और एक नए चिंतन और एक नए तरीके की ज़रूरत है जिससे हम बिहार को वापस उसी परम वैभव पर ले जाएं जो आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व था। और ये संभव है, मेरा ऐसा मानना है कि ये संभव है। हमें ईमानदारी से इसकी ओर प्रयास करने की ज़रूरत है। ये थे कुमार सौरभ सिंह जी, और इनसे बहुत सारी बातें हुई चुनावी मुद्दों को लेकर, रोजगार को लेकर, कृषि को लेकर। तो जाहिर सी बात है, चुनावी चर्चा हो रही है तो कई बातें सामने आएंगी। फिर अगले पड़ाव पर फिर चुनावी चर्चा में कई नए मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।